This is an indie podcaster production. अचानक उनकी वह सारी चिंतन क्षमता ही सुन्न और जड़ सी पड़ गई। उन्होंने मैदान की अस्थायी पार्किंग में जहां अपना स्कूटर लगा था, वहां उसका अब कोई नामो निशान नहीं था। देखते देखते भूपी के पीछे पीछे बहुत से पुलिस वाले वहां इकट्ठा हो गए। कई तरह की पूछताछ चलती रही। जल्द ही यह बात साफ हो गई कि यह काम गोमू का था। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी जानी अनजानी वो पॉडकास्ट है जहां हम आपके लिए ढूंढकर साहित्य के समंदर में छुपे नगीने लाते हैं। ऐसे लेखक जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान देकर उसे बहुमूल्य बनाते हैं और सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि कहानी के पीछे की कहानी भी बताते हैं। आज एक ऐसे ही लेखक से आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे इंटरव्यू स्पेशल एपिसोड में। सुनिए आज की कहानी डॉक्टर विनोद शाही जी की लिखी अंतरात्मा का चोर और उनके साथ बातचीत के कुछ अंश भी। अपने लेखन को लेकर विनोद जी बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। मुझे अपनी कहानी वहां मिलती है जहां इतिहास जीवन में दाखिल होता है और जीवन इतिहास से गुफ्तगू करता है। इन दोनों के बीच की सरहदें गिरती हैं तो एक कहानी प्रकट होती है। फिर उसे लिखना आसान हो जाता है, पर उस क्षण तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त तक भटकना पड़ता है। यह अपने आप को इतिहास के भीतर से दोबारा खोजने जैसी बात है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। कहानी शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रूपाली साहू जी का, जो लिखती हैं, हेलो पीयूष जी, वैसे तो बहुत दिनों से आपको लिखने का मन था बट लिखना नहीं हुआ। आज मैंने सोचा कि आपको लिख ही डालूं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने इतना सुंदर पॉडकास्ट बनाया। आपके पॉडकास्ट में हर कहानी को आप इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो लाइव ही आंखों के सामने चल रहा है। थैंक यू सो मच। रूपाली जी, आपको भी थैंक यू पॉडकास्ट सुनने और इतना प्यारा पैगाम भेजने के लिए। आप सब भी हमें लिखते रहें hello@piyushagarwal.com पर या एप्पल पॉडकास्ट में रिव्यू डालकर। आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक चोर कहीं ना कहीं हम सब के अंदर छुपा होता है, जो कब किस बहाने से बाहर आ जाए किसे पता। चलिए सुनते हैं एक चोरी की अनोखी दास्तां। अंतरात्मा का चोर, विनोद शाही। भूपिंदर ने जगवीर के घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकी। हरभजन बिदाई भैंस का दूध बाल्टी में लिए नीचे उतर गई। रोजी ने उन्हें आते हुए दूर से ही देख लिया था। वह तभी से भौंक रही थी। भज्जी के नीचे उतरते ही वह पूंछ हिलाती हुई उनके आसपास चक्कर काटने लगी। भज्जी एक हाथ उसके सिर पर फिराती हुई भीतर की ओर दौड़ी। अंकल अंकल! जगबीर सिर पर पगड़ी की आखिरी लट लपेटते हुए बाहर निकला। ओए भुप्पी, क्या हुआ? इतनी तड़के तड़के किधर चला? ओह कुछ नहीं जग्गू मास्टर, शहर के बाईपास के बड़े पुल का उद्घाटन है। 8 बजे से हमारी ड्यूटी वहीं पर है। ये ले, तेरे प्रिंसिपल के नाम का भी फरला आया है। इधर के सारे गांव के स्कूलों के मास्टरों को अपने 50-100 बच्चे लेकर वहीं पहुंचना है 11 बजे। पगड़ी बंध जाने के बाद जगवीर उसे दुरुस्त करता हुआ बोला, तो वर्ल्ड बैंक के कर्जे से बन रहा पुल तैयार हो ही गया। 5 साल से मिट्टी फक रहे थे इधर के सारे लोग। चलो सहूलियत हो जाएगी, पर क्या फायदा? अपने पैरों पर खड़े होकर पुल बनाते तो बात बनती। जितनी कर्जदार होते जाएंगे उतने गुलाम होते रहेंगे। भुप्पी जल्दी में था। उसे अभी कई स्कूल निपटाने थे। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली थी। ओ हम तो हुक्म बजाने वाले लोग हैं, पुलिस का आदमी हूं। लेफ्ट कहो तो लेफ्ट, राइट कहो तो राइट। इस तरह की बातें सोचना तुम अफसरों का काम है। चलता हूं। जगवीर और भूपी बचपन के दोस्त थे, भाइयों से ज्यादा प्यार। अब परिवार भी एक दूसरे से पूरा निभा रहे थे। भुप्पी की बेटी भज्जी अब +1 में पढ़ रही थी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसी का पढ़ता था, नजदीक के गांव में। तब से वो जग्गू अंकल के साथ ही उनके स्कूल जाने लगी थी।
जग्गू अपने स्कूटर पर उसे पीछे बिठाकर ले जाता था। सब उसे बेटियों की तरह मानते थे। स्कूल वहां से कोई 5-6 किलोमीटर दूर था। बस जाती थी पर वह 1 घंटे से ज्यादा लगा देती थी। भरने पर चलती थी देसिया से, फिर वहां से अगले स्टॉप पर 15 मिनट रुकती थी, फिर वहां पहुंचती थी। वहां से आगे स्कूल तक पैदल 20 मिनट लग जाते थे। तो भज्जी के लिए जग्गू अंकल का स्कूटर एक तरह के वरदान से कम नहीं था। कुछ ही देर में जग्गू की पत्नी प्रीतमो ने भज्जी के यहां से आया दूध उबाल लिया था। सो देखते देखते नाश्ते का मेन्यू बदल गया था। एक एक नमक अजवाइन वाला पराठा और वियारी भैंस का पनीर से भरा गाढ़ा दूध। जगवीर नाश्ता खत्म करता, इस बीच उसके बेटे कंवल ने उसका स्कूटर बाहर निकालकर साफ कर दिया था और अब उसे स्टार्ट करके गली की एक टेस्ट राइड पर निकल गया था। यह स्कूटर अब कोई 5-6 साल बूढ़ा हो गया था, पर इसका इंजन शानदार ढंग से काम कर रहा था। जग्गू मास्टर का ख्याल था कि वे इसे अभी 5 साल और चलाने वाले थे। स्कूल जाते हुए रास्ते में उन्होंने भज्जी को आज यही लेक्चर दे डाला था। ओह, हम अपनी चीजों को जितनी हिफाजत से जितनी देर तक इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी और हमारे देश की बचत होगी। अब यह तो पुल बना है, इससे हमारे वाहनों की जिंदगी तो बढ़ जाएगी, पर भीतर कर्जे का जो घुन लगा होगा वह हमारी तरक्की से होने वाले सारे फायदे को चट करता जाएगा। भज्जी को अंकल के लेक्चर सुनकर अनसुना कर देने की आदत पड़ गई थी। वह इस वक्त एक कौवे को देख रही थी जो ऊपर से जमीन की ओर तेजी आया था और वहां से किसी चीज को उठाकर ऊपर ले उड़ा था, शायद कोई मेंढक या कुछ और। फिर उसका ध्यान अंकल के लेक्चर की ओर दोबारा मुड़ा। वे इस वक्त कह रहे थे, अरे ये विदेशी संस्थाएं, IFF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई और, किसी देश पर रहम कर उन्हें कर्जा नहीं देते। उनकी आड़ में ताकतवर पूंजीपति चीलों की तरह उड़कर उन देशों में चले जाते हैं और अपने शिकार खोजने की सहूलियत पा लेते हैं। उनकी आड़ में ताकतवर पूंजीपति चीलों की तरह उड़कर उन देशों में चले जाते हैं और अपने शिकार खोजने की सहूलियत पा लेते हैं। भज्जी को लगा कि जरूर जग्गू अंकल ने अभी अभी उसी कौए को देखा होगा अपने शिकार पर झपटते हुए, पर नहीं, वे तो स्कूटर चला रहे थे। पुल का उद्घाटन हो गया। सत्ता में बैठी सरकार सामने दिखाई देने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसका इस्तेमाल एक तरह की इलेक्शन रैली की तरह कर रही थी। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री इलाके की गरीब लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिलें बांट रहे थे। इससे पहले अपने भाषण में उन्होंने बताया था कि गांव में उन्होंने पक्की सड़कें बनवा दी थी, पर अभी तक प्राइवेट परिवहन व्यवस्था ने इसका फायदा नहीं उठाया था। सरकारी बसें ज्यादा नहीं थी, पर वे कुछ प्रवासी लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अमेरिका, कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया की बजाय अपना पैसा इधर गांव में लाएंगे। उनकी कुछ प्राइवेट परिवहन कंपनियां जल्दी इधर आने वाली थी। तब तक के लिए वे गरीब बच्चियों को मुफ्त साइकिल बांट रहे थे ताकि उन्हें कुछ तो राहत मिले। हैरानी की बात यह थी कि एक साइकिल सुश्री हरभजन कौर को भी मिली थी। कैसे, क्यों, जगवीर मास्टर के लिए यह गुत्थी सुलझाना ज्यादा मुश्किल था वर्ल्ड बैंक के कर्जे से भारत पर पड़ने वाले असर की व्याख्या करने के मुकाबले में। रैली खत्म होने पर कांस्टेबल भूपिंदर सिंह उर्फ भुप्पी ने उन्हें हंसते हुए बताया था कि भज्जी को उसके हट्टी वाले चाचा ने अडॉप्ट कर लिया था। अखबार के विज्ञापन और वकील के कागजों का खर्चा पड़ा था 850 रुपए और नई साइकिल की कीमत थी 4000 रुपए से भी ज्यादा। और इस बिना पर अब उसे गरीब बच्चों को मिलने वाला एक और वजीफा भी मिलने वाला था, 1500 रुपए महीने का वजीफा, जो 2 साल मिलता रहेगा। इस योजना को असली रूप देने में खुद CEO साहब ने उनकी मदद की थी, क्योंकि भुप्पी ने उन्हें विजिलेंस वालों से एक करप्शन के केस में बचाया था। अब जग्गू मास्टर को एक नया काम मिल गया था। वे इस सवाल का जवाब तलाश करने में लग गए थे कि भारत में वर्ल्ड बैंक के कर्जे से चलने वाली विकास योजनाएं और नौकरशाही के भ्रष्टाचार हो जाने में क्या रिश्ता था और कैसे यह भ्रष्टाचार और आगे फैलकर हमारे सामान्य जीवन का हिस्सा बनता जाता था। परंतु वे कुछ भी समझ नहीं पाए। अचानक उनकी वह सारी चिंतन क्षमता ही सुन्न और जड़ सी पड़ गई। उन्होंने मैदान की अस्थायी पार्किंग में जहां अपना स्कूटर लगा था, वहां उसका अब कोई नामो निशान नहीं था। देखते देखते भूपी के पीछे पीछे बहुत से पुलिस वाले वहां इकट्ठा हो गए।
कई तरह की पूछताछ चलती रही। जल्द ही यह बात साफ हो गई कि यह काम गोमू का था। उसने आज एक नहीं 3 वाहनों पर हाथ साफ किया था। उसका ताल्लुक यहाँ की विरोधी पार्टी के एक विधायक के साथ था। वह विधायक माफिया का संरक्षक था। काले तेल, ड्रग्स और आर्म्स के धंधे में उसकी दखल थी। सारा काम चोरी के वाहनों की मदद से होता था। फिर वे बाहर किसी अनजान जगह पर पड़े मिल जाते थे, जहां से पुलिस उन्हें बरामद करके वाहवाही बटोरती रहती थी। इस तरह उनका काम भी चलता रहता था और पुलिस वाले भी ज्यादा संकट में नहीं आते थे। परंतु रैली से स्कूटर उड़ा ले जाने का मकसद दूसरा लगता था, शायद मुख्यमंत्री की बदनामी। पर अगर ऐसा था तो भुप्पी की चिंता बढ़ गई थी। ऐसा था तो उसे बरामद करना असंभव हो जाएगा। फिर भी भुप्पी ने आश्वासन देकर समझा बुझाकर जग्गू मास्टर को घर भेज दिया। भज्जी आज दानवीर कर्ण की बेटी होने का सौभाग्य पा रही थी। अंकल, मेरी साइकिल तो है ना? आज से यह आपकी हुई। स्कूल है ही कितना दूर, साइकिल पर भी बच्चे जाते ही हैं। आध घंटे से ज्यादा नहीं लगता। इसे तो मैं भी चला लूंगी। आप चाहे पीछे बैठ जाया करना। ऐसी हालत में मजाक करती है, कहकर जग्गू अंकल ने उसे डांटा भी, पुचकारा भी और फिर उसे साइकिल पर पीछे बिठाकर कोई 35-50 मिनट में घर तक पहुंच गए। वे हैरान हुए कि 50 बरस के करीब उम्र हो जाने के बावजूद वे इतनी देर तक साइकिल चला पाए थे और ज्यादा थका हुआ भी महसूस नहीं कर रहे थे। शायद ऐसा एक अलग तरह की मनस्थिति में चले जाने की वजह से हुआ था। वे पूरे गांव में अपनी इनकलाबी सोच की वजह से जाने जाते थे। परंतु आज अचानक जब उनका स्कूटर चोरी हो गया था तो उन्हें लगा था कि वे कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, जैसे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उस पल की वह अनुभूति अभी तक उनकी स्मृति में ताजी थी। उन्हें लगा था जैसे उस एक पल में वे जमीन से थोड़ा ऊपर से उठ गए थे। उनकी चेतना उनकी देह के बाहर से वहां सब तरफ झांक रही थी और वहां जो कुछ घट रहा था वह उसी तरह का था जैसे हम फिल्म के पर्दे पर बहुत सी घटनाओं को घटता हुआ देखा करते हैं। ऐसी घटनाएं जिसे हमसे कोई संबंध तो होता है, परंतु फिर भी वे किसी और दुनिया की घटनाएं होती है। इस खास तरह की अलग के बोध ने उन्हें उस पल अपने स्कूटर के मालिक के होने के बोध से भी जुदा कर दिया था। वे हैरान थे कि ये सब लोग किस स्कूटर की बात कर रहे थे और वह किसका स्कूटर था। वे न उसके लिए फिक्रमंद हो पा रहे थे, न शोकग्रस्त थे और न किसी दूर जा छिपे चोर के प्रति शोभ या विद्वेष से भरे हुए ही। इसलिए भुप्पी ने जब उन्हें आश्वासन दिया था कि वे लोग उनके स्कूटर को खोज निकालेंगे, तब भी वे न इस बात पर खुश हो सके थे और न खुद को इस बात की उपेक्षा कर देने की हालत में पा रहे थे। वे सब बातें जैसे वहां इसलिए थी क्योंकि बस उन्हें इस स्थिति में होना ही था और इसलिए वे भज्जी की नई साइकिल को यूं चलाकर घर तक ले आए थे जैसे उसे चलाने वाले वे नहीं कोई और ही था। और इसीलिए जब भज्जी वह साइकिल वहां यह कहकर छोड़ गई थी कि अब वह साइकिल उसकी नहीं उनकी थी, तो भी वे उसका कोई शुक्रिया अदा नहीं कर पाए थे। इस घटना के बाद उनके व्यवहार और चिंतन में भी लोगों को कुछ तब्दीली दिखाई दी थी। जैसे स्कूटर चोरी की घटना पर उन लोगों की बहुत सी बातें सुनने के बाद भी वे आखिरकार बस इतना भर ही कह पाए थे कि चलो, इसी बहाने किसी चोर ने उन्हें एक अमीर आदमी समझने के भूल भरे एहसास से नवाज दिया था। सुनते थे कि अमीरों की कीमती चीजों पर लोगों की नजर होती है। अब उनका स्कूटर इस कोठी में आ गया था। यह बात उन्होंने बड़े बेमन से कही थी और फिर इस पर यूं ही हंसे थे जैसे उन्होंने यह बात कहकर कोई कारनामा कर दिखाया हो। अब वे इस घटना को बहाना बनाकर सरकार का, समाज या व्यवस्था की आलोचना भी नहीं कर रहे थे, परंतु जिंदगी से उचाट भी नजर नहीं आ रहे थे। वे अपने रोजमर्रा के काम यूं ही कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन बाद भूपी ने उन्हें बताया कि गोपू ने ही उनका स्कूटर उठवाया था। उसके द्वारा उठाए गए वाहन अमूमन कुछ दिन में वापस बरामद हो जाते थे, परंतु इस दफा वह खुद हैरान था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उधर विपक्षी विधायक अखबारों में मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा था कि राज्य की कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी थी कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे से लोगों की चीजें गायब हो रही थी और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 2 दिग्गजों की लड़ाई में शहीद हुआ था तो वह जग्गू मास्टर का स्कूटर था। भूपी को निराश सा देख मास्टर ने उससे गोपू का अता पता पूछा। अरे क्या करेगा तू?
पता नहीं, पर अगर हो तो देना। अरे कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना, वह खतरनाक आदमी है। कहकर भूपी ने उसका पता मास्टर को दे दिया। गोपू का पता हासिल करने के बाद मास्टर ने उसे एक खत लिखा। यह मत समझना कि मैं यह खत तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि मैं अपना स्कूटर तुमसे वापस मांगना चाहता हूं। तुम वही कर रहे हो जो तुम कर सकते हो। हमारे मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम में से कोई भी अपनी मर्जी का काम आज़ादी और फक्र के साथ नहीं कर सकता है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़े होकर वो काम करने लायक बने जो वे करना चाहते हैं। पर उस दिन मैं क्या कर रहा था? अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे लोगों के लिए जुटाई गई भीड़ का हिस्सा हो गया था जिन्हें मैं जानता तक नहीं, पर वे मेरे और हम सबके मालिक हैं। हम उनकी लड़ाइयों के लिए इकट्ठे किए गए शिकारी कुत्तों की तरह उनके दुश्मनों को डराने के काम आते हैं। तुम भी वही हो, वैसे ही काम कर रहे हो। फर्क यह है कि तुम्हारे मालिक कोई और है, पर हम सब कर क्या रहे हैं? न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें, पर हम एक दूसरे के दुश्मनों की तरह खड़े कर दिए गए हैं। हम एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं, एक दूसरे की खाल नोच कर खा जाना चाहते हैं। नुकसान हमारा ही होता है और फायदा उनका, जिन्हें हम जानते तक नहीं। फिर भी हम यही सब करते हैं इसलिए कि हमें समझाया गया है कि यही सब करना हमारा धर्म है। हमें हर हाल में अपने धर्म का पालन करना है और जो हमारे दुश्मन नहीं हैं उन्हें भी दुश्मन ही मानकर उन्हें तबाह कर देना है। वही कहानी आज भी दोहराई जा रही है, जैसे भगवत गीता के कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। वही सोच, वही बुद्धि आज भी हमारे पास है, पर हमें मिलता क्या है? अर्जुन को राजभाग मिला, पर सच वही मिला और वह सच की तलाश में हिमालय की बर्फों में जाकर अपनी देह के गल जाने तक दुख सहता रहा। हम भी जीते या हारे, दोनों हालातों में हमारे हिस्से बस एक संदेह आएगा और जिंदगी भर का दुख, और कुछ नहीं। मेरे इस खत को तुम बस मेरी ओर से अपना दुख बांटने की कोशिश भर समझना और भूल जाना। हाँ, आखिर में यह बात जरूर बताना चाहता हूं कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया, इसलिए आजकल मैं एक ऐसी साइकिल को अपना हक समझकर बिना किसी पछतावे के साथ चलाता हूं जो दरअसल किसी और तरह की चोरी का उदाहरण है। बड़े चोर अपनी चोरियां छिपाने के लिए इस तरह की चीजें दान में देते रहते हैं, तो एक तरह से मैं भी उसकी चोरी का हिस्सेदार ही हूं। खत लिखने के बाद मास्टर भूल गया कि उसने क्या लिखा था। जिंदगी मामूल पर आ गई थी, पर अब वह ज्यादातर खामोश रहता। बहस तलब बातों को भी वह एक खिसियानी सी हंसी हंसकर टाल जाता। लोगों को लगता कि स्कूटर चोरी हो जाने का मास्टर पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, हालांकि बात शायद कुछ और थी। फिर भी उसका मन पढ़ने के लिए एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, मास्टर जी, आप अपने जीपीएफ से कोई लोन क्यों नहीं ले लेते? इतना पैसा वहां पड़ा है कि एक स्कूटर तो क्या, अब आप एक कार भी खरीद सकते हैं। मास्टर जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आपकी बात पर विचार करूंगा, पर मेरी जरूरतों को देखते हुए साइकिल भी क्या बुरी है? हो और कुछ नहीं तो इससे एक्सरसाइज तो हो ही जाती है, सेहत ठीक रहती है। और बात जहां थी वहीं खड़ी रहकर समाप्त हो गई। पर अगले ही दिन सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में जग्गू मास्टर की पत्नी गाय की सानी पानी करने के लिए उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसने वहां एक नया चमचमाता स्कूटर खड़ा देखा। वह हैरान रह गई। उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, ओ देख पुत्र, बाहर क्या है? तेरी डैडी ने नया स्कूटर लिया है, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। बेटा बाहर आया तो सब कुछ भूलकर उत्साह से भरा उसे स्टार्ट करने लगा। वह जल्दी से बस उस पर फिर से बैठा, गली का एक चक्कर लगाकर आने को उतावला हो उठा था। वहां स्कूटर के चलने की आवाज सुनकर जग्गू मास्टर की नींद उचट गई। सिर पर पटना लपेटकर वे बाहर चले आए। ओ, कौन आया है प्रीतम कौरे? ओ कोई नहीं, आपने नया स्कूटर खरीद लिया और हमें बताया तक नहीं। अरे नहीं तो। वे हैरान से रह गए। बेटा गली का चक्कर लगाकर लौट आया था। उसने स्कूटर खड़ा किया तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा। यह अपना स्कूटर नहीं है, कौन इसे यहां छोड़ गया है?
कहीं चोरी का तो नहीं। फिर स्कूटर की तलाशी हुई। उसमें उन्हीं के पुराने स्कूटर के सारे कागज थे। नंबर प्लेट पर भी वही नंबर था, पर स्कूटर उनका नहीं था। मोबाइल पर भूपी को खबर दी है। उसने आकर ठीक से चेक किया। स्कूटर का इंजन वही था, नंबर आरसी से मेल खाता था। विजिलेंस वालों की खबर सही थी। उस दिन चोरी हुए स्कूटर पुर्जा पुर्जा करके कबाड़ियों को बेच दिए गए थे, जिससे उनकी बरामदगी न हो सके। पर गोपू ने यह क्या किया था? पुराने इंजन पर किसी नए स्कूटर की चेसी फिट करके उसे यहां भेज दिया था। क्यों? मास्टर जी अब और भी उलझ गए थे। यह एक चोर की अंतरात्मा जाग उठने का सबूत था, या मास्टर को चोरी के माल में खुलकर हिस्सेदार बनाने के लिए दिया गया न्योता था। डॉक्टर विनोद शाही जी की लिखी ये कहानी आपको पसंद आई या ना आई? भाई, जब तक आप इस सवाल पर सोच विचार करें, आपके लिए एक सरप्राइज है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद जी इस कहानी पर और चर्चा करने के लिए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी जानी अनजानी के इस मंच पर। धन्यवाद पीयूष जी। तो अंतरात्मा वाला चोर, ये कहानी भाई मुझे तो बहुत पसंद आई पढ़कर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको हम आज लेकर आए हैं ताकि इस पर हम और बातें कर सके, ये समझ सके कि भाई ये कहानी आपने कब और क्यों लिखी थी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है दरअसल। हम्म। मैं थोड़ा ऐसा कह लीजिए कि दर्शन या फिलोसफी का आदमी हूँ। तो काम करते करते मेरा ध्यान एडवर्ड सईद की तरफ गया। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं उनको गुलाम बना करके रखा है पश्चिम ने, लेकिन पश्चिम स्वीकार नहीं करता। और तब मैंने नोम चॉम्स्की को पढ़ा, तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रजातंत्र बनाए गए पूरी दुनिया के अंदर, वो प्रजातंत्र इस रूप में गढ़े गए हैं कि दुनिया को कुछ कर्जे दे दो, कुछ और चीजें कर दो, कोई लोन्स वगैरह बांट दो, कोई वर्ल्ड बैंक के जरिए काम कर दो, और ऐसा करते हुए आप उनको अपने ऊपर निर्भर बनाए रखो। यानी कॉलोनलाइजेशन का दौर खत्म हुआ, लेकिन एक नई तरह का कॉलोनलाइजेशन शुरू हो गया कि कर्जों के सारे कैसे डेवलपमेंट को अपने भरोसे चलाओ, बड़े बड़े पुल बनवाओ, उनको कर्जे दे दो, लेकिन उनको अपने भरोसे चलाओ। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहरे में उतर गई। तो मैंने कहा इसका कुछ किया जाए। तो एक बड़ा पुल बन रहा था, और पिछले दौर में तो आपने देखा है कि जीटी रोड को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े पुल बनाते हुए उस रोड को चौड़ा भी किया गया, 6 लेनिंग हुई और बड़ी दूर तक ये चीजें गई हैं। और उस पूरे प्रोसेस को मैंने देखा। मैं गांव के कॉलेज के अंदर पढ़ाता था, तो हम लोगों ने जाना, एक पुल बनता है रास्ते के अंदर, धुआं धूल धुआं धक्कड़, वो सब उस सब को सहते हुए लोग उस तकलीफ को भी सह रहे हैं। और लेकिन उनको खुशी है कि जब पुल बन जाएगा तो दूरियां कम हो जाएंगी। लेकिन मैं जिस तरह की सोच रखता था, ऐसा कह लीजिए कि उसके जो मास्टर जी हैं वो दबे छिपे रूप में मेरे भीतर ही कहीं मौजूद थे, या मैं ही उस रूप में पुल को देखकर बार बार सोचा करता था कि भाई हो तो विकास रहा है, लेकिन विकास के सहारे हमारे हाथ किस तरह से बांध दिए गए हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्कों के मुल्क जो हैं वो उनको एक नई गुलामी में धकेल दिया जाए। तो बैक डोर से एंट्री करते हुए एक देश के संसाधनों पे काबिज होने का काम पैसे वाले मुल्क आज जिस बेशर्मी से कर रहे हैं, वो बात यानी इस कहानी के लिखे जाने के बाद सामने आई। तो मुझे लगा कि ये कहानी आज भी उसी रूप में जारी है, और उसी रूप में हमें अपने कई रूपों में अपने अर्थ को प्रकट करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। और जैसा कि आपने कहा कि भाई जो जगबीर जी की जो आवाज है इसमें, वो असल में आप ही की आवाज है। तो एक और सवाल जो कहानी पढ़ते से मेरे मन में उठा कि जब जगबीर जी की स्कूटर चोरी हो जाती है उस समारोह में, जहां उन्हें बाद में लगता है कि उन्हें कभी होना ही नहीं चाहिए था, तो वो स्कूटर की चोरी हो जाने की चोट उन्हें इतनी गहरी क्यों लगती है कि वो अपने ही उसूलों, अपनी ही बातों से दूर होने लग जाते हैं? देखिए, वो स्कूटर चोरी होने से लगी हुई चोट नहीं है, बल्कि उनके एक विचार से उपजी हुई चोट है। विचार ये कि सुविधा अर्जित करते करते वो भी तो कंज्यूमरिज्म की भेंट चढ़ गए थे, और स्कूटर चोरी हुआ तो उन्हें लगा कि उनकी एक सुविधा छिन गई। वो तो बड़े आराम से अपने स्कूल जो है वो आते जाते रहते थे, तो उस सुविधा ने उनको गुलाम बना करके रखा हुआ था। तो वो जो सुविधा की गुलामी थी, अचानक उनके सामने बेनकाब हो गई।
उनको लगा कि कंज्यूमरिस्ट होना आसान है, लेकिन इसका पता कि हम किस गुलामी में उस चीज ने हमें लील लिया है, इसका पता तब चलता वो जब चीज छिन जाती है आपसे। लेकिन ये बात वो किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं तो बड़े प्रगतिशील विचारों का हूं, तो प्रोग्रेसिव बातें करना, लोगों को कहना कि भाई कंज्यूमरिज्म का शिकार मत हो। और एक स्कूटर चोरी होते ही उनके अपने मन का चोर कहिए उनके सामने आ जाता है, तो अचानक वो चुप हो जाते हैं कि ये तो काम गड़बड़ हो गया। वो ये एक तरह का आत्म साक्षात्कार है, ऐसा कह लीजिए। वो अपने आप को ठीक से जानना शुरू करते हैं उस क्षण जब स्कूटर चला जाता है। तब उनको लगता है कि जिन चीजों से बचने के लिए मैं ताउम्र एक अपनी फिलॉसफी बनाता रहा, गढ़ता रहा, मैं तो खुद उन चीजों का शिकार हो गया था, और एक स्कूटर के चोरी हो जाने से ही इतना फर्क पड़ा हुआ अपने जीवन में मैं महसूस कर रहा हूँ कि उससे उबर नहीं पा रहा हूँ। तो वो चुप हो जाते हैं। तो ये उनकी पीड़ा जो है, उनको अपने आप को जानने से उपजी हुई पीड़ा है, अपने अपराध बोध से उपजी हुई पीड़ा है। बहुत खूब। क्या ये कहना सही रहेगा कि उन्हें इस मोमेंट में लगा कि वो आज तक कैसे अब खुद से और बाकी सबसे भी झूठ कहते आए हैं, कि कैसे वो एक हिपोक्रेट हैं, कि हाँ, भाई हम बिल्कुल। कहते कुछ है वाह, लेकिन करते कुछ है वाली वाली बात। बिल्कुल 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 अ, बिल्कुल। वो अपने शब्दों के जाल में जैसे खुद फंस हम्म गए, और एक स्कूटर चोरी से ही उनको अचानक अंदाजा हुआ कि उनको जैसे किसी ने निर्वस्त्र करके आईने के सामने खड़ा कर दिया है, और वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मैं खुद में ऐसा था। हम्म। अपने आप को इस रूप में देखना कितना कठिन जी। है। वो स्थिति मास्टर जी की हुई उस दौर के अंदर। और मेरे ख्याल से ये और कठिन इसलिए हो गया, या ये और साफ इसलिए हो गया क्योंकि वो फिर वहां से उसी साइकिल पर सवार होकर आए जिस साइकिल की वो निंदा करते आ रहे थे। वही साइकिल उनकी सवारी बन गई। और मुझे लगता है पीयूष जी वो साइकिल की निंदा नहीं हम्म, कर रहे हैं। वो साइकिल को हम्म, लेकर के एक सवाल उनके मन में उमड़ घुमड़ रहा है। सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के पुल बनाया गया, सरकार ने पुल बना लिया। हम्म, आजकल तो राज्य सरकारें सीधा वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लेती है ना, जी। तो राज्य सरकार ने हम्म, सीधे वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के कर लिया। और जो उसके अंदर पूरा तंत्र भ्रष्टाचारी है, उसमें किसने कमाया किसने नहीं कमाया वो पीछे की बात। लेकिन होता क्या है कि हर चीज का फायदा उठाना चाहती है राजनीति। तो उस चीज का फायदा उठाने के लिए वो साइकिल बांट करके दानवीर होने की कोशिश करते हैं, और एक तरह से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये जो साइकिल देना है, ये एक तरह का वोट खरीदने के लिए लोगों को दी गई रिश्वत जैसा कुछ घूस है। है। घूस है एक तरह जी। की, ठीक है नहीं। तो हम्म। ये तो इस चीज को वो समझ रहे हैं। और जब वो अपनी बेटी, मतलब बेटी ही कहिए उसको, भज्जी को पीछे बिठा करके लेकर के जा रहे हैं, तो रास्ते में इसी तरह की बातें करते हैं वो, अपना आदर्शवाद। और वो कहते हैं कि भाई ये कर्जों ने हमें गुलाम बना लिया, हमें इसका इसका हिस्सा नहीं होना है किसी भी ढंग से। इससे बचने के अंदर ही हमें अपनी, अगर हमें मनुष्य के रूप में बचना है तो इन चीजों से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। वो इस तरह की बातें अक्सर कहते हैं। तो लेकिन वही साइकिल जो किसी को दानवीर होने का एहसास करा रही है, दूसरों की चोरी के भीतर से दी गई आम जनता को घूस की तरह है, उसी साइकिल पर बैठकर विवश भाव से उनको जाना पड़ रहा है। और बेटी भी दानवीर हो गई है। वो कहती है कि ठीक है ये साइकिल अंकल जी अब आपकी हुई। आपकी है। साइकिल चोर, वो बिल्कुल स्कूटर चोरी बिल्कुल। होने का गम मत खाइए। हाँ। हमें यानी सरकार ने एक लड़कियों को साइकिल मिलती है, तो साइकिल मिल गई है हमें, तो ये साइकिल आज से मैं आपको देती हूँ। तो बेटी भी शेर हो जाती है। तो इस पूरे परिदृश्य में आप ये देखिए कि हम जितनी चीजें अच्छी समझते हैं, उनकी सतह के नीचे वो चीजें कितनी खराब भी हैं, कितनी गलत भी हैं। और जो दिखती हैं उसके उलट हैं बल्कि। तो ये जो हम्म। अंतर विरोध है, उसकी वजह से उनको परेशानी तो हो रही है, लेकिन अब चारा कोई नहीं है, तो साइकिल पे बेटी को पीछे बिठा करके वो अपने घर पहुंच जाते हैं। बहुत खूब। मुझे सबसे खास बात जो आपकी कहानी की लगी वो यही बात लगी कि जो सामने जो दृश्य आपने आंका है, एक गांव का, एक मास्टर का, एक बच्ची का, और वो जो रिश्ते जो आपने बनाए वो बहुत ही जाने पहचाने, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं। लेकिन उनके आड़ में जो आप बातें कह रहे हैं वो बहुत ही गहरी है। वो आप भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे, सरकार पर सवाल उठा रहे, आज की तरक्की पर सवाल उठा रहे। तो ये जिस तरीके से आपने दोनों ही बातों, एक अच्छी कहानी और
एक अच्छे सार का जो आपने मिलन किया है, वो मुझे बहुत ही खूब लगी आपकी इस रचना में। और जो आखिरी सवाल जो कहानी पढ़ते हुए जो आता है वो ये कि मास्टर जी ने गोपू को वो चिट्ठी लिखी क्यों? मतलब कि जो अपने अंदर आपने कहा उनके अंदर जितनी बातें उमड़ रही थी वो अब सबसे नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो अपने खुद को चोर बुलाने वाली बात थी। और यहाँ वो फिर उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने चिट्ठी एक चोर को लिखी और सारी बातें जो थी उनके मन में व्यथा थी वो बता दी। ये आपने ये कदम क्यों उठाया? ये कदम एक तरह का दुस्साहस है। उन्हें लगा कि मैं पूरी दुनिया को बदलने की बातें किया करता हूँ, मैं तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसमें आने वाले बदलावों की बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन हमारा संवाद किससे है? हमारा संवाद किसी सामान्य आदमी से भी नहीं होता है। तो जब स्कूटर चोरी हुआ तो अचानक उनके मन में ख्याल आया कि पता नहीं लोग मेरी बातें कितनी समझते हैं या नहीं समझते, पर क्या किसी ऐसे आदमी से संवाद किया जा सकता है जो इस पूरे भ्रष्टाचार के केंद्र में बैठा हुआ है? तो आइए देखते हैं उसको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती। तो एक तरह से यूं कह लीजिए कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं भी इस बड़े यानी चोर हो गए समाज के अंदर किसी न किसी तरह हिस्सेदार हूं और बच नहीं सकता हूं, तो अपने आप को चोर कहने का साहस केवल तभी वो कर सकते थे जब उनके सामने कोई उनसे बड़ा चोर उपस्थित हो। तो एक तरह से वो अपने से बड़े चोर को संबोधित करते अपने भीतर के बैठे हुए चोर को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि मुझे स्कूटर वापस नहीं चाहिए और मैं तुम्हें अपने मन की पीड़ा बता रहा हूँ कि मैं तो फंस गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या। और तुम भी जो कर रहे हो, तुम भी किसी और के इशारे पर कर रहे हो। तो मुझे लगता है तुम भी आदमी तो हमारे जैसे ही होने चाहिए, लेकिन तुम्हें भी समझ नहीं आ रही कि तुम किसके लिए क्या क्या कर रहे हो और कैसे कैसे अपराध कर रहे हो। तो हम दोनों एक ही हमाम में हैं और एक ही हमाम में नंगे भी हैं। तो मैं तुमसे अपनी बात खुल करके कह पा रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी से मैं कह नहीं पा रहा हूँ। वो अपने प्रिंसिपल से बात नहीं कर पा रहे, अपने साथियों से बात नहीं कर पा रहे, वहां वो चुप हो गए। तो एक तरह से कैथारसिस है, वो अपने मन की बात कहें तो किससे कहें? तो जो जिस आदमी के साथ उनका पहला साधारणीकरण होता है वो वही है जिसने उनका स्कूटर चुराया। तो उसको वो चिट्ठी लिख देते हैं कि देखते हैं क्या इसका असर होता है। और उसका जो असर होता है वो थोड़ा पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे ये लगा कि वो उसकी अंतरात्मा को नहीं जगा रहे हैं। उल्टा हुआ ये कि उस बड़े चोर ने उनको अपनी बड़ी चोरी में हिस्सेदार होने के लिए वो स्कूटर लौटा दिया कि लो तुम्हारा स्कूटर है, इसके अंदर एक नए स्कूटर की चैसी लगी हुई है, अब तुम भी हमारे हिस्सेदार हो जाओ पूरी तरह। ये पॉइंट पे खत्म करना तो मतलब कि एक चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है, एक व्यंग भी हो जाता है, और जैसा आपने कहा कि लोगों को बांट भी सकता है। लेकिन क्या जगवीर जी ये स्कूटर चलाएंगे अब कि नहीं चलाएंगे? अब देखिए ये बात तो लेखक को कुछ अधिकार होता है कि कुछ कुछ चीजें वो छुपा ले। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा द्वंद्व है। जी। वो एक छोटा चोर होना तो सह गए, हम्म। अब इस बड़े चोरी के अंदर हिस्सेदारी को क्या वो सह पाएंगे? क्या वो इतने बेशर्म हो गए हैं कि इसको स्वीकार कर लेंगे, या वो गोमू से मिलने के लिए जाएंगे और उसको वो स्कूटर लौटा देंगे? बहुत सारी संभावनाएं निकलती हैं। वो अगर जितनी संभावनाएं अगर वो निकलती भी हैं तो वो एक अलग कहानी का विषय है। बहुत ही बढ़िया विनोद जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब जैसा कि आपने कहा, कहानी पे चर्चा करके ये कहानी और भी ज्यादा प्यारी हो गई हमारे लिए। और ये तो थी कहानी के बारे में बातें, कुछ आपके बारे में भी जानते हैं। आप बहुत सालों से लिख रहे हैं, आपने इंटरव्यू के पहले बताया कि भाई 17-18 साल की उम्र में ही आपने कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया था। फिर भी अगर आप उस समय जी। में वापस जाना चाहें तो क्या थी बात जो आपको कहानियों की तरफ ले गई और आपको लिखने पर मजबूर किया? देखिए, मैं कहानियां अक्सर पढ़ता रहता था, तो स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर अच्छे से अच्छे लेखक को पढ़ना ये मेरा शौक था बचपन से, ऐसा कह लें। तो ये बातें तब की हैं जब मैं 8वीं जमात में था, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक हो गया। तो हमारी लाइब्रेरी में शरत चंद्र थे, टैगोर थे, और ये बात भी शायद आपको हैरान करेगी कि उन लोगों का जितना साहित्य वहाँ पढ़ा था, मैं 8वीं और 9वीं जमात के दौरान पढ़ गया। ओहो। लेकिन जब मैं पढ़ गया और हुआ क्या कि घर के अंदर आते थे कुछ अखबार, उन अखबारों के अंदर जब मैं कहानियां पढ़ता था मुझे लगता था ये तो बहुत बेकार लिखते हैं लोग, ये अखबार छापते क्या है, तो सब कूड़ा है। यानी उस बच्चे को समझ में आ रही थी, मैं उस बच्चा ही कहूंगा, और मेरी समझ कोई बहुत परिपक्व नहीं थी उस दौर में, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये स्तर कुछ नहीं है।
तो ऐसे ही एक दिन कोई घटना स्कूल के अंदर घटी, मेरे किसी साथी ने अपने साथ घटी किसी घटना का बयान किया, मुझे वो घटना चुभ गई और मुझे लगा कि क्या इसके ऊपर मैं कहानी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। मैंने कोशिश की, मैंने कहानी लिखी और चुपके से अखबार में भेज दी और मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसी हफ्ते छप करके वो उस अखबार के अंदर मेरे घर अखबार पहुंचा और मैं अपना नाम देखता रह गया। लेकिन मैं किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार था और मुझे पता था कि जैसे ही किसी को पता लगेगा कि मैं कहानी लिखने लगा हूं, मुझे रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहले कैरियर बनाओ अपना। तो ऐसे चुपके से ये कहानी लेखन शुरू हुआ। लेकिन ये हुआ कि मुझे जो चीजें ठीक लगती थी उनको लिखने लगा, परंतु अभी हौसला नहीं हो रहा था कि साहित्यिक धरातल पर मैं अपनी बात पुख्तगी से कह पा रहा हूं या नहीं कह पा रहा। तो मुझे याद आता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, BA1 का छात्र था, तो हमारे पटियाला शहर की बात है, तो हरिशंकर परसाई, मुद्रा राक्षस और महीप सिंह एक कोई शिविर, नवलेखन शिविर लगाने के लिए आए। मैं उसमें आमंत्रित नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश इन लेखकों को देखने के लिए चला गया। मैं पीछे बैठा था, तो परसाई जी ने देखा कि कोई नया लड़का आकर के बैठा और सुन रहा है हमारी बातें। तो उन्होंने पूछा, तुम भी लिखते हो? मैं कहा जी। क्या लिखते हो? मैं कहा जी कहानी भी कविता भी। अच्छा, कोई कहानी लाए हो? मैं कहा एक कहानी है मेरे पास। तो एक कहानी थी, अच्छा सुनाओ। मैंने वो कहानी सुनाई और मेरे यानी इतना, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को याद करके कि उस कहानी के दौरान 4 दफा परसाई जी ने कहा वाह, और बीच में मुद्रा राक्षस जी सिर हिला रहे हैं और कभी महीप सिंह जी किसी बात को लेकर के कह रहे हैं ये बात तो तुमने अच्छी कही। और कहानी जब खत्म हुई है तो परसाई जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, सीधे महीप सिंह को कहा कि महीप जी आप संचेतना निकालते हो, इस कहानी को छोड़ दोगे क्या? ये कहानी ले जाओ और अगले अंक में संचेतना में छापो। मेरे सामने कहा होगा। और मैं यानी परसाई जी की उस बात ने मुझे लेखक बना दिया, आप यूं समझ लीजिए। तो एक बच्चे को लेखक बना देना, ये बातें सन 74 की हैं, 19 बरस की मेरी उम्र थी और बस उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। मैं लिखने लगा। अगले ही साल मेरी 2 कहानियां धर्मयुग में छप गई, 2 कहानियां सारिका में छप गई, उस दौर की बड़ी पत्रिकाएं मानी जाती थी। फिर श्रीपत राय की एक पत्रिका थी कहानी, उसके अंदर लगातार लिखना आरंभ हो गया। श्रीपत राय की कहानी पत्रिका में मुझे पुरस्कार भी मिला, हर वर्ष वो एक कहानी को पुरस्कार देते थे। अच्छा। तो मेरी एक कहानी पुरस्कृत भी हुई उस दौरान और 4 संग्रह एक के बाद एक प्रकाशित हो गए। क्या बात। बल्कि ये जो अंतरात्मा का चोर है, इसको याद कर रहा हूं मैं कि इसकी भूमिका दरअसल एक और कहानी में बनी थी, उसका नाम था इतिहास चोर। अच्छा। इस नाम का ही मेरा एक संग्रह नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने छापा था उस दौर में। ये बातें आज से 25-30 बरस की हो गई, पुरानी हो गई बातें। और उसके बाद मेरा ध्यान थोड़ा कहानी लेखन से हट गया, कह लीजिए कुछ नाटक लिखने आरंभ हो गए। फिर उसके बाद आलोचना की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया। अब फिर से लिखना शुरू किया तो फिर हंस में और इधर उधर कुछ कहानियां दोबारा से आई हैं। तो ये कहानी लेखन का मेरा सफर इस तरह का है। और मैं पूरी तरह उम्मीद करता हूं कि आप यूं ही सालों सालों तक लिखते रहें और हमारे साथ यूं ही बने रहे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी सारी बातें की, आपके साथ इतना कुछ सीखा, इतना कुछ समझने का मौका मिला, ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका आभार प्रकट करने के मामले में आप बाजी नहीं मार सकते हैं। आपने मुझे अवसर दिया और मैं समझता हूं कि आजकल ये जो नए रूप आ रहे हैं, जो हमारी कथाओं को, कहानियों को, नाटकों को लोगों तक लेकर के जा रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट चलाते हैं, तो ये बड़े काम हैं और इस तरह के कामों में आप मुझे जोड़ रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है और ये मुझे अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है।
तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।